one and all, myself Dr. Deepika Mehra, Assistant Professor from Priyashari Department, Vijaya Shri Ayurved Medical College and Hospital. As you all know that our college had started our regular talk series on COVID-19. So for that, our today's topic is Penta Biopurification Therapy in COVID-19 pandemic. And today's our guest speaker is Dr. Uttam Ram Yadav sir. He is Assistant Professor from Panchkarma Department. So for that, I would like to welcome you, sir. सर जैसे अपना टॉपिक है पेंटा बायो प्योरिफिकेशन, तो ये पेंटा बायो प्योरिफिकेशन होता क्या है सर, थोड़ा सा फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू टू मैडम फॉर इनवाइटिंग मी एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेंटा बायो प्योरिफिकेशन थेरेपी इन कोविड-19 पैंडेमिक। तो जैसा कि आपने पूछा कि पेंटा बायो प्योरिफिकेशन थेरेपी क्या होता है, तो एक्चुअली आप लोग सभी जानते हैं इस टर्म से, लेकिन बस उसको ट्रांसलेट हमने किया है ट्रांसफॉर्म। यस। तो आयुर्वेदा का जो एक सबसे कहें कि इम्पोर्टेंट ब्रांच होता है ना, जो आज हम प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं, वो है पंचकर्म। तो उसी को जो है पेंटा बायो प्यूरिफिकेशन थेरेपी के रूप में जाना जाता है, उसी को पंचकर्म के रूप में जाना जाता है। अब इसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये जो पंचकर्मा ब्रांच है आयुर्वेदा का, ये एक इंटीग्रेटिव ब्रांच है ना, सभी डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है और इसके द्वारा पूरा होलिस्टिक हेल्थ दिया जाता है पंचकर्म के द्वारा, है ना। चाहे बात करें प्रमोशन ऑफ द हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, और अगर डिसीज हो जाता है तो उसको क्यूरेटिव पर्पज से भी यूज करते हैं, और साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा पंचकर्म के द्वारा जो है कर सकते हैं। साथ में जो है बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए खास करके, है ना, ताकत की बहुत ज़रूरी होती है ना। और साथ में इसके साथ जो है तो लाइफ को किस तरह से हम 100 ईयर तक, है ना, बिना किसी डिसीज का, बिना किसी पेन का कैसे जी सकते हैं, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पंचकर्म के द्वारा ये हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका यस मैडम, अगर इसको मीनिंग देखें इसका, जैसा कि पेंटा नाम दिया है ना, तो 5 इसमें मेन थेरेपीज होते हैं। जैसे बात करें कि वमन कर्म, जिसको थेरेपेटिक इमेसिस के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है विरेचन कर्म, जिसको थेरेपेटिक परगेशन बोलते हैं, और तीसरा है अनुवासन बस्ती, और चौथा है अस्थापन बस्ती, और 5वां नश्य। इस तरह से मेनली 5 प्रोसीजर्स होते हैं, जिनके और भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें भी स्नेहन, स्वेदन, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो स्नेहन, स्वेदन और भी चीज़ें करते हैं वो प्री प्रोसीजर के रूप में करते हैं, कुछ पोस्ट प्रोसीजर के रूप में करते हैं। तो इस तरह से जो है पेंटा बायो प्यूरिफिकेशन को हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सर ये मतलब अपने डिसीज़ कंडीशन में ही हम उपयोग करेंगे कि जब हम डिसीज से सफ़र करें, या फिर इन जनरल में हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए हम जो पंचकर्मा जो है वो प्लान करवा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा जानकारी जानना चाहिए। जी मैडम, जैसे अभी हमने जस्ट पहले बताया कि प्रमोशन, हेल्थ की प्रमोशन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, है ना, कि बिल्कुल डिसीज ना हो। दूसरा चीज़ पर्टिकुलर चाहे कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल जो डिसऑर्डर आज हो रहे हैं, तो उनसे प्रिवेंशन करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। सीजनल खास करके जो पंचकर्मा होते हैं, या साल में 1 बार या 2 बार अगर पंचकर्मा का प्रयोग करते हैं, तो एक तरह से सभी जो है डिसऑर्डर से हम प्रिवेंट हो जाते हैं, है ना, कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर की बात करें तो भी उसके लिए प्रिवेंटिव पर्पज से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज कोरोना का जो महामारी चल रहा है ना पूरे विश्व में, उसके लिए फादर ऑफ सर्जन आचार्य सुश्रुत ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि उपसर्गत जो व्याधि होते हैं उसके लिए वमन कर्मा जो है इंडिकेटेड किया है ना। वमन कर्मा अगर हम कराते हैं तो पूरी तरह से जो है तो कोरोना से बचने की संभावना पूर्ण रहती है ना। क्यों? क्योंकि अपर जो ओरिफिसेस होते हैं वमन कर्मा को चूँकि इमेसिस के रूप में यूज़ करते हैं, है ना, इसमें वोमिटिंग कराते हैं। तो जब हम वोमिटिंग कराते हैं तो केवल जो हमारा GIT है वो केवल क्लीन नहीं होता है, बल्कि होल बॉडी होता है। साथ में क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक का जो इफेक्ट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर मुख्यतः मिलता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कहीं ना कहीं जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं और उसमें बहुत अच्छा एक क्लीननेस हो जाता है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत अच्छा जो है बूस्टअप हो जाता है। तो हम इसको प्रिवेंटिव पर्पज से भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। साथ में क्यूरेटिव पर्पज से तो है मैडम, सभी डिसऑर्डर में ऐसा कोई भी डिसऑर्डर नहीं है जो पंचकर्मा से हम ठीक नहीं कर सकते। हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, खास करके जो ऐसे कुछ डिसऑर्डर हैं जो कहीं ठीक नहीं होते हैं,
चाहे एमएनडी की बात करें, एंजाइमर की बात करें, पार्किंसनिज्म की बात करें, गुलेनबेरी सिंड्रोम की बात करें, है ना, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं। खास करके अगर बात करें और आर्थराइटिस की बात करें, बहुत सारे केसेस ऐसे हमने ट्रीट किए हैं और देखा है कि जिनको नी जॉइंट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं उनको एडवाइस कर दिया जाता है, या हिप जॉइंट ट्रांसप्लांट करने की एडवाइस कर दिया जाता है, उनको हमने पंचकर्मा के द्वारा जो है तो बिना किसी इंसिजन दिए, बिना किसी तकलीफ का जो है तो पेशेंट को हम ठीक कर देते हैं विदिन 15 डेज या 1 मंथ में। इसका मतलब सर इसके द्वारा जो है हमारे शरीर का शोधन होता है बेसिकली। यस। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि कोविड के दौरान जो है हम वमन जो है वह प्लान कर सकते हैं, तो कोविड होने से पहले हम प्लान कर सकते हैं, ड्यूरिंग कोविड प्लान कर सकते हैं, या पोस्ट कोविड प्लान कर सकते हैं? मैडम, वमन कर्मा जो है प्रिवेंटिव पर्पज से प्लान कर सकते हैं, प्रीवियस में पहले करना है। अगर कोविड हो गया तो नहीं कर सकते, उस समय पहले ही करना चाहिए वमन कर्मा। सर, जैसे आपने बताया कि पंचकर्मा के अंदर हमारे अनुवासन, अस्थापन, उत्तरबस्ती है, स्नेहन है, स्वेदन है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक माइनर से मेजर रोल किस तरीके से ये प्ले आउट करते हैं, ये थोड़ा सा। ओके। तो इसमें से जो हमने मेजर प्रोसीजर की बात किया था, जैसे वमन कर्मा, तो वमन कर्मा जो है प्रिवेंटिव पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, है ना। आज की अगर बात करें तो जो है 3rd वेव अभी आने वाला है ना, तो उसको अगर प्रिवेंटिव पर्पज में हम यूज करना चाहते हैं, बॉडी का जो, जैसे हमने बताया कि प्रिवेंशन एंड क्योर के साथ साथ में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए और बॉडी की स्ट्रेंथ और भी जो हमारी जो धातुएं हैं उनको नरिशमेंट प्रॉपरली हो, उसको बढ़ाने के लिए जो है तो पंचकर्मा का यूज किया जाता है। उसी में एक वमन कर्मा है, तो वमन कर्मा को अगर हम प्रिवेंटिव पर्पज से यूज कर रहे हैं तो अभी 3rd वेव के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। अभी अगर पंचकर्मा प्लान करके इसमें वमन कर्मा जो है प्लान करके खास करके कोविड के लिए अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रोल होगा। साथ में दूसरा प्रोसीजर जो हमने बताया था विरेचन कर्मा, अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं सभी के लिए जो है वमन कर्मा इंडिकेटिव नहीं होता है ना, उसके लिए थोड़ा बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, है ना, कफ प्रकृति का होना चाहिए, तभी उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सर्टेन कंडीशन जो पेशेंट वमन के योग्य नहीं होते हैं उनको विरेचन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी पंचकर्मा करते हैं सभी से जो है हमारा इम्यूनिटी पावर बूस्टिंग होता है। तो अगर हम प्रिवेंटिव पर्पज से बात करें तो जो आज हम वैक्सीन लगा रहे हैं वो भी कहीं न कहीं प्रिवेंशन कर रहा है ना, क्योर नहीं हो रहा है उससे। तो हम पंचकर्मा के द्वारा भी उसमें तो केवल एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर को हम प्रिवेंशन कर रहे हैं, है ना, कोविड के कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पंचकर्मा करते हैं तो सभी तरह के डिसऑर्डर जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर हैं उन सभी से हम कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं पेशेंट का। तो खास करके अभी जो चल रहा है कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें वमन कर्मा जो कर रहे हैं उसके साथ में जो वमन कर्मा के योग पेशेंट नहीं हैं उनको विरेचन कर्मा दे सकते हैं, क्योंकि विरेचन से बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है पेशेंट को। तो जो थोड़े लीन थीन होते हैं, जो कम ताकत के होते हैं, उनको माइल्ड विरेचन जो है दे करके इम्यूनिटी पावर उनका बूस्टिंग कर सकते हैं और उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको, क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बूस्ट कर सकते हैं। साथ में तीसरा प्रोसीजर जो हमने बताया था आपको कि अस्थापन बस्ती होता है। अस्थापन बस्ती खास करके अभी देखिए जो कोविड-19 है उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है कि जो हमारा वाइटल्स पार्ट है ना, वाइटल्स आर्गन है, अगर बात करें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, ब्रेन की, है ना, और इसके बाद जो वाइटल पार्ट आता है वो किडनी है खास करके, है ना। कई बार किडनी फेलियर के पेशेंट मिलते हैं, उसमें अगर ऐसे पेशेंट में अगर होता है कोविड-19 तो उसका ज़्यादा लोड पड़ता है किडनी पर कहीं न कहीं, और इस तरह से किडनी फेलियर के केसेस मिल जाते हैं। तो अगर हम बस्ती देते हैं, अस्थापन बस्ती देते हैं, तो एक तरह से क्लीननेस के साथ साथ जो प्यूरिफिकेशन के साथ साथ जो रिनल सिस्टम है उसको भी एक बहुत अच्छा बूस्टिंग मिल जाता है। जैसे हमने वमन कर्मा के लिए बताया था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जीआईटी, इसके लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो पूरा होल बॉडी होता है, बट ये कैसे कुछ सिस्टम होते हैं। इसी तरह से जब हम बस्ती और अनुवासन से प्रयोग करते हैं तो जो हमारे लोअर एब्डोमेन जो ऑर्गन होते हैं, है ना, खासकर जो फीमेल के होते हैं, यूट्रस, ओवरी, और जो रिनल्स है और इम्यूनिटी पावर तो बढ़ता ही है, होल इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो इस तरह से हम अस्थापन और अनुवासन बस्ती को भी प्रिवेंटिव पर्पज से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने बताया था, नस्य बताया था। नस्य आप देखते होंगे कि आज पूरी पब्लिक जो है तो कहीं ना कहीं अणु तेल का नस्य सभी को पता है, मुझे लगता है कि सभी यूज़ करते हैं। तो नस्य का एक फॉर्म है जो स्मॉल डोज में हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसको प्रतिमर्श नस्य बोल रहे हैं। उसी को हम अगर प्रिवेंटिव पर्पज से यूज़ करते हैं
तो क्या साथ में जो है उसका डोज बढ़ा देते हैं, है ना, उसको मर्स नस बोलते हैं। तो उसमें डोज बढ़ा करके जैसे 2 बूंद से 4 बूंद तक अभी प्रतिमर्श नस के रूप में दिया जा रहा है अणुतेल नस, तो उसको अगर 8 बूंद या 10 बूंद में देते हैं तो उसमें इम्यूनिटी पावर भी बूस्टिंग होगा, है ना। क्योंकि अगर प्रतिमर्श देते हैं तो लोकल केवल इफेक्ट होता है उसका, तो जो वायरस है इंटर नहीं कर पाता है या इंटर करता है किल हो जाता है ना। और अगर मर्स के रूप में मात्रा बढ़ा कर देते हैं तो इम्यूनिटी पावर भी साथ में बढ़ता है और हमारे जो बॉडी की एक्टिविटी है वो भी बढ़ती है ना, खास करके जो ब्रेन एक्टिविटी है। तो इस तरह से ये मुख्य प्रोसीजर होते हैं मैडम। और आपने स्नेहन स्वेदन की बात की थी। स्नेहन स्वेदन मैडम क्या है कि 2 तरह के इसको यूज करते हैं। एक तो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर के रूप में, है ना, प्री पंचकर्मा प्रोसीजर के रूप में, और दूसरा जो है तो मेन प्रोसीजर के रूप में भी यूज करते हैं। तो प्री प्रोसीजर अगर जैसे वमन और विरेचन जो हमने अभी आपको डिटेल में बताया, तो उसको बिना पूर्व कर्म किए उसको परफॉर्म कर भी नहीं सकते, है ना। तो कहीं कहीं स्नेहन स्वेदन वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर वमन विरेचन इंडिकेटिव नहीं है, पेशेंट उसको नहीं कर पा रहे हैं, ये चूंकि उसमें टाइम भी देना पड़ता है, थोड़ा सा इकोनॉमिकली पैसा भी जरूरत पड़ता है, तो अगर पेशेंट उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो हम केवल स्नेहन स्वेदन भी उनको कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वमन विरेचन कराना जरूरी है तभी हम स्नेहन स्वेदन कर सकते हैं। तो सिंपल एक रूक्ष मसाज होता है जिसको पाउडर से हम कर सकते हैं। तो और कुछ लोगों को स्नेहन मसाज कर सकते हैं, खास करके जो ओबेज पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनमें जो है तो रूक्ष पाउडर आते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। त्रिफला चूर्ण है, कोलफुलत्थादी चूर्ण है, इस तरह से इन चूर्णों के द्वारा जो है 3 पेशेंट को, खासकर जो थायराइड और डायबिटीज के हैं, उनको डेली मसाज करना चाहिए और होल बॉडी स्टीम ले सकते हैं। तो ये एक प्रिवेंटिव पर्पज से उनका है, वेट जो है वो भी रिड्यूस होगा और बॉडी के जो हमारे सारे सिस्टम है, जो चैनल है, वो भी एक्टिव रहेगा, इम्यूनिटी पावर भी बूस्टिंग होगा, है ना, डाइजेस्टिव पावर भी अच्छा रहेगा। तो वो प्रिवेंटिव पर्पज में बहुत अच्छा यूजफुल होगा। साथ में केवल स्वेदन के पर्पज में अगर दूसरा उसका एक फॉर्म देखें, स्टीम है ना, तो स्टीम भी लेते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से हम प्रिवेंटिव पर्पज में स्नेहन स्वेदन का प्रयोग कर सकते हैं। सर जैसा हमने जाना कि पंचकर्मा के अंदर ये फॉलोइंग टाइप की थेरेपीज होती है, तो ड्यूरिंग दिस थेरेपीज हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि नुकसान कर सकती हैं। इसमें देखिए खास करके जो लाइफ स्टाइल होता है हमारा और जो डाइट होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। पंचकर्मा के दौरान जब हम पंचकर्मा करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंस होता है डाइट और लाइफ स्टाइल, है ना। कि डाइट है जैसे कुछ पर्टिकुलर डाइट बताया जाता है, जैसे चावल का पानी है, दाल के जूस हैं, है ना, वेजिटेबल सूप है। तो इससे जो है हमारा अग्नि भी, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो भी अच्छा इन्हेंस होता है और हमारा बॉडी भी साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट में बना रहता है। तो वो जरूरी है कि जब भी पंचकर्मा कराएं तो अपने से नहीं करवा सकते, है ना, इसमें फिजिशियन का एडवाइस होना जरूरी है। और उस समय जो स्पेसिफिक डाइट रेजिमेंट होता है वो बता दिया जाता है पेशेंट को। तो डाइट का बहुत रोल होता है इसमें और विशेष रूप से ध्यान देना होता है। खास करके दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट थिंग है कि लाइफ स्टाइल जो है वो भी बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग हम पंचकर्मा किसी तरह की ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, है ना, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होना चाहिए और हमारे सोने, उठने, खाने का सभी टाइमिंग होना चाहिए। तो सर इस तरीके से जाना हमने कि डाइट का भी मतलब उसमें महत्व होता है, और यदि हम ये प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं होते हैं तो सर हम इनमें क्या क्या उपद्रव देख सकते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि जैसे कि हमने प्रोसीजर पर्टिकुलर तरीके से जैसा फिजिशियन ने कहा वैसे फॉलो नहीं किया तो उसमें उपद्रव कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे। यस मैडम, तो सभी जो पंचकर्मा हमने प्रोसीजर बताया है सभी में स्लाइटली जो है तो डिफरेंस मिल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन। जैसे जो है वमन कर्मा हमने कराया तो वमन कर्मा अगर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हुआ तो कई बार पेशेंट को 2 तरह के हो सकते हैं, या तो अति योग हो सकता है या आयोग हो सकता है ना। तो आयोग से जो कॉम्प्लिकेशन इसमें मिलते हैं, खास करके जो स्नेहपान कराते हैं उसके पहले प्री पंचकर्मा प्रोसीजर के रूप में, तो उस समय अगर स्नेहपान अच्छे से नहीं हुआ तो पेशेंट को जो है तो स्किन से रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशूज आ सकते हैं ना। किसी को लूज मोशन ज़्यादा हो सकता है या फिर किसी को बिल्कुल जो है तो एब्डोमेन में डिस्टेंशन होने लगता है या फिर भूख नहीं लगता है। इस तरह के कई बार केसेस मिलते हैं। तो अगर फिजिशियन के एडवाइस में रहते हैं
तो श्योर है कि किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, बस पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। जी जी जी। और सब देखा जाए यदि मतलब इनमें जो हम औषधियों की यदि हम बात करते हैं विरेचन के लिए या बस्ती के लिए, तो किन चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं और कितने दिन के लिए हम जो है प्लान कर सकते हैं? ये तो जैसे हमने वमन कर्मा स्पेशली बताया था कि कोविड की प्रिवेंशन के लिए हम वमन कर्मा यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल जो है तो मैक्सिमम 15 डेज का प्रोसीजर होता है। इसमें शुरू में जो है 4 से 5 दिन का मेडिसिन दिया जाता है, जिसमें थोड़ा एपिटाइजर वाले मेडिसिन होते हैं, एपिटाइट को बढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है तो 5 से 7 दिन का स्नेहपान कराया जाता है, इंटरनल ओलिएशन थेरेपी बोलते हैं। तो वो जो है तो घी पिलाया जाता है, मेडिकेटेड घी होती हैं, तो उनको जो है पिलाया जाता है। वो स्पेसिफिक डोज पर रहते हैं, इंक्रीजिंग किया जाता है ग्रेजुअली। और इसके बाद जो है तो 1 दिन का रेस्ट दिया जाता है पेशेंट को, और उसमें जो है सर्वांग अभ्यंग वाष्प से होल बॉडी स्टीम एंड मसाज दिया जाता है। और नेक्स्ट डे जो है तो मेन प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद स्पेसिफिक डाइट जो है तो एडवाइस कर दिया जाता है, डाइट एंड लाइफ स्टाइल। तो इसमें कोई पेनफुल इतना नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होता है पेशेंट को, बहुत हैप्पीनेस हो जाता है। और ये प्रोसीजर होने के बाद जो पेशेंट को फीलिंग होता है वो केवल एक्सप्रेस वही कर सकता है, मतलब इतनी हैप्पीनेस आता है पेशेंट को ये प्रोसीजर परफॉर्म होने के बाद। तो इस तरह से जो है तो इस पूरे 15 दिन में जो है 15 दिन में वो वमन कर्मा को परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम विरेचन की बात करें सर, तो उसमें क्या हम यूज़ कर सकते हैं विरेचन में और कितने दिन का सर? यस, इसमें भी सेम प्रोसीजर लगभग रहता है, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, 2 से 3 दिन का। तो पहले 3 से जो है 5 दिन का एपेटाइजर जो मेडिसिन होती हैं वो दिया जाता है, एपेटाइट थोड़ा बढ़ जाता है ना, और किसी तरह का कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू जीआईटी कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर को जो है परफॉर्म करते हैं, जो स्नेहपान हमने बताया था। तो स्नेहपान कराते हैं, स्नेहपान वही रहता है 5 से 7 दिन का, और इसके बाद उसमें 3 दिन का गैप दिया जाता है। स्पेसिफिक मसाज, सिरोधारा और होल बॉडी स्टीम जो है तो किया जाता है। और इसके बाद मेन प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। मेन प्रोसीजर में लूज मोशन करने वाली कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, और उसको लेने के बाद पेशेंट को बिना किसी पेन का मोशन होते हैं। और शाम को जो है तो फिर डाइट एडवाइस कर दिया जाता है, और अकॉर्डिंग टू उनका मोशन कैसा होता है उसके अकॉर्डिंगली उनको डाइट एंड लाइफ स्टाइल एडवाइस कर दिया जाता है। इसमें भी किसी तरह का पेन नहीं होता है, बस वमन कर्मा से इसमें 2 से 3 दिन का ज़्यादा टाइम लगता है। जी जी। यस। जब हम बस्ती की बात करते हैं तो सर थोड़ा सा बस्ती के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की जो है हम मेडिसिन प्लान कर सकते हैं, कितने दिन के लिए कर सकते हैं? यस मैडम, जो बस्ती है 2 तरह का हमने बस्ती बताया था, अस्थापन और अनुमसन बस्ती के बारे में बताया था। तो ये जो बस्ती हैं तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट है ना, किस तरह से बॉडी है, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, और पेशेंट किस तरह की किसी डिसीज से सफ़र कर रहा है या स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिया जा रहा है। तो 8 दिन का मिनिमम जो है तो बस्ती दिया जाता है। अस्थापन खास करके है तो उसमें साथ में अनुवासन बस्ती भी दिया जाता है, और कई बार पेशेंट को केवल अनुवासन बस्ती भी दिया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रूक्ष है ज़्यादा है ना, श्रम है, थका हुआ है, तो ऐसे लोगों को केवल अनुवासन बस्ती भी दिया जाता है। तो मिनिमम 8 डेज का होता है, मैक्सिमम 30 डेज तक दिया जाता है। लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव रूप में यूज़ कर रहे हैं तो 8 दिन पर्याप्त होता है। खास करके जो बहुत क्रोनिक डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं पेशेंट, उनके लिए 30 डेज का मैक्सिमम जो बस्ती कर्म प्रयोग किया जाता है। सो बेसिकली आजकल फीमेल डिसऑर्डर्स जो है वो मैक्सिमम देखने को मिल रहे हैं हम, और उसमें हम लोगों ने उत्तर बस्ती का जो है बहुत अच्छा रोल जो है देखने को मिला है, ये हमने सुना है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस और करना चाहेंगे कि उत्तर बस्ती। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। तो बस्ती का ही एक प्रकार है उत्तर बस्ती, है ना, जिसको वेजाइनल रूट से दिया जाता है या फिर यूरेथ्रल रूट से दिया जाता है मेल पेशेंट में। तो इसको जो है मेनली इनफर्टिलिटी के केस में प्रयोग किया जाता है। अदर थिंग की खास करके कोई यूटरस में फाइब्रोइड है या फिर पीसीओडी है, इस तरह के जो केसेस होते हैं फीमेल्स के, उनके लिए जो है उत्तर बस्ती का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए भी उसी तरह की स्नेह स्वेदन जो हमने बताया था, प्री पंचकर्म प्रोसीजर जो होता है उसको परफॉर्म किया जाता है, कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। और ये जो प्रोसीजर है उत्तर बस्ती 3-3 दिन के गैप पर दिया जाता है, एक दिन, और जो है तो मैक्सिमम 3 to 5 डेज तक दे सकते हैं इसको। अच्छा सर,
बेसिकली यदि हम बात करें तो इसमें हम मतलब बिना ऑपरेटिव प्रोसीजर के थ्रू मेडिसिन से ही जो है हमारी आयुर्वेद जो औषधि है उसके थ्रू हम क्योर कर सकते हैं, फाइब्रॉइड हो चाहे पीसीओडी डिजीज हो, ऐसा जी जी। बेसिकली यदि हम बात करें सर, कई लोगों का ये सवाल आता है स्नेहन और अभिहन, थोड़ा उसमें आप थोड़ा डिफरेंशिएट करें। स्नेहन देखिए क्या होता है, होल बॉडी स्नेहन होता है। अब स्नेहन को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो स्नेहन क्या है, एक जो है कल्पना है ना, जिसको प्रयोग करना है। तो बॉडी में स्नेहन को किसी भी रूट से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ओरल रूट है या फिर नेजल रूट है या फिर जो है तो एनल रूट से भी दे सकते हैं और लोकल एप्लीकेशन के द्वारा भी दे सकते हैं, है ना, जैसे मसाज करते हैं। और दूसरा आपने अभ्यंग बताया, पूछा था है ना, तो अभ्यंग क्या कहलाता है कि पूरे बॉडी में एक्सटर्नल जो मसाज किया जाता है उसको अभ्यंग बोलते हैं। और स्नेहन जो है तो किसी तरह से बॉडी के अंदर जो है इंटर करना स्नेहन, ऑयलीनेस को, है ना, तो एक्सटर्नल प्रोसीजर के रूप में अभ्यंग के द्वारा भी स्नेहन होता है बॉडी में। और ओरल जब हम घी डायरेक्ट पीते हैं या कोई भी ऑयल को डायरेक्ट लेते हैं तो भी स्नेहन होता है। और नेजल रूट से लेते हैं तो भी स्नेहन होता है। बस्ती के रूप में एनल रूट से लेते हैं या वेजाइनल रूट से लेते हैं तो भी स्नेहन होता है। तो स्नेहन का मतलब कि किसी भी रूट से अगर बॉडी में स्निग्धता आ रहा है तो वो स्नेहन कहलाता है। और बॉडी में केवल मसाज जो किया जाता है जिससे स्नेहन होता है उसको अभ्यंग कहलाता है। अच्छा सर, इसमें कोई प्रेशर का भी कोई रोल है क्या, मतलब प्रेशराइजेशन के साथ मसाज करना, विदाउट प्रेशराइजेशन के साथ मसाज करना? यस मैडम, इसमें थोड़ा सा रोल ऐसा है कि मसाज जो होता है उसको 3 तरह के समझ सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड थोड़ा हार्ड भी। तो वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना सहन कर पाता है ना। और दूसरा डिसऑर्डर भी किस तरह का है, अगर बातिक डिसऑर्डर है तो थोड़ा सा उसमें प्रेशर भी दे सकते हैं। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको माइल्डली मॉडरेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा बॉडी की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है और इसको 3 तरह से जो परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम बात करें सर स्वेदन की, तो स्वेदन के भी विभिन्न प्रकार कहे गए हैं, तो थोड़ा उनके बारे में हम जो है यस, स्वेदन जो है तो मेनली जो है एक रूक्ष स्वेदन होता है जिसमें पाउडर वगैरह से किया जाता है। जैसे उद्वर्तन बहुत है ना फेवरेट टॉपिक है, उद्वर्तन हर कोई आजकल तो घर में भी कई बार लोग जो है तो परफॉर्म कर लेते हैं इसको। तो एक उद्वर्तन जो है रूक्ष स्वेद होता है, एक तरह की ये स्वेदन होता है, तो इसको रूक्ष स्वेद बोलते हैं। और दूसरा स्नेहन होता है, स्निग्ध स्वेद भी बोलते हैं, है ना। स्निग्ध स्वेद जैसे कि पिड़चिल कर रहे हैं, सर्वांग धारा कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, स्वेदन है। दूसरा कि रूक्ष स्निग्ध स्वेद एक बोलते हैं। इस तरह से 3 क्लासिफिकेशन स्वेदन का हो जाता है। इसमें भी ड्रग के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे रूक्ष चूर्ण पिंड स्वेद एक बोलते हैं, तो जिसमें त्रिफला चूर्ण है या फिर कोलकुलच्छादी चूर्ण है जो उद्वर्तन के रूप में मसाज करते हैं, तो ये भी एक तरह का रूक्ष स्वेद हो जाता है। और दूसरा जिसको स्टीम देते हैं वो भी एक तरह का स्वेद है, तो वो स्निग्ध स्वेद होता है। एक रूक्ष स्निग्ध स्वेद होता है जिसमें रूक्ष जो पाउडर होते हैं उसमें थोड़ा सा स्निग्ध जो ऑयल होता है उसको मिला करके स्वेदन दिया जाता है, जिसको रूक्ष चूर्ण पिंड स्निग्ध चूर्ण पिंड स्वेद बोला जाता है। तो इस तरह से ये दूसरा टाइप हो जाता है। और तीसरा जो हमने बताया कि केवल अगर ऑयल जो है तो बॉडी में या तो सर्वांग धारा कर रहे हैं या सिरोधारा कर रहे हैं, तो इस तरह से एक तरह की ये भी स्वेदन है, तो ये इसमें केवल स्नेहन का प्रयोग किया जाता है। जी जैसे कि आपने बताया सर नस्य का मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो नस्य का आजकल जैसे कि मैक्सिमम लोग जो है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, इंसोमिया से सफ़र कर रहे हैं, तो क्या इसमें इम्पोर्टेंस है? बहुत अच्छा मैडम, खास करके अभी कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें जो नस है दे रहे हैं, नेजल रूट से जो मेडिसिन दिया जाता है वो डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचता है। और जैसे आपने इसका जिक्र किया था कि जो आज एंजाइटी हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा रोल है। कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो डायरेक्ट ब्रेन पर एक्ट करती हैं, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है ना, और मधुयष्टि है। तो इस तरह की जो मेडिसिन हैं उनसे जो प्रिपेयर करके वो हम प्रयोग करते हैं तो वो बहुत अच्छा जो है यूजफुल होते हैं, खास करके एंजाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं। और किसी भी तरह का अगर हम घृत का प्रयोग करते हैं, है ना, नेजल रूट से, तो वो डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचता है। और सभी घी जो होते हैं ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि स्नेहन प्रोवाइड करता है और ब्रेन के लिए स्निग्धता बनाए रखना, लुब्रिकेशन बनाए रखना एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो जब भी हम घी का प्रयोग करते हैं तो अगर हम उसमें मधुयष्टि घी प्रयोग कर रहे हैं या फिर
एक ब्राह्मी घृत आता है, उसको अगर नस्य के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो जो एंजाइटी के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के हैं, उसमें बहुत अच्छा रिलीफ है। इसके अलावा जो बहुत सारे ऑयल मार्केट में अवेलेबल है उससे भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रोल है उनका। जैसे शंखपुष्पी तेल आता है उससे भी कर सकते हैं, और अणु तेल तो है ही, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है तो जैसे हमने बताया कि ये एक रूट मतलब द्वार होता है ब्रेन का, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है ना। कोई भी ऑयल प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अणु तेल कर रहे हैं, क्षीर बला तेल प्रयोग कर रहे हैं, है ना, बला तेल कर रहे हैं, तो सभी कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छा रोल है। नासा ही सिरसों द्वारा भी Yes. कहा गया है। ठीक है सर, बेसिकली सर आजकल लोग स्पा को पंचकर्मा से कोरिलेट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर आउट करें। यस मैडम, एक्चुअली ये स्पा जो वर्ड है फॉरेन कंट्री से आया है। लोग जो है तो पंचकर्मा तो जानते नहीं है, अभ्यंग जानते नहीं है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जानते नहीं है, तो स्पा के रूप में उन्होंने इसको थोड़ा सीखा था, है ना, कि लोकल जो मसाज करते हैं तो उससे क्या फायदे होते हैं, उन्होंने उसको जाना, उसको समझा, ठीक है। लेकिन अभी भी उसके रोल के बारे में नहीं जानते हैं कि कितना इफेक्टिव है ना, इसको कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो स्पा को मसाज केवल वो समझते हैं कि जो है तो एक थकान दूर करने के लिए या मसाज हो गई तो यस यस बहुत रिलीफ हो गया। लेकिन इसके लिए बहुत एलोबरेटिव जो है आयुर्वेद में बताया है। इसको जो है किस तरह से समझ सकते हैं, अभ्यंग का ये रूप है, ये है ना स्पा। तो अभ्यंग जो है तो बहुत तरह की इसके अलग अलग जो है, तो जैसे हमने अभी बताया कि अभ्यंग पाउडर से भी कर सकते हैं, ऑयल से भी कर सकते हैं, है ना, सिंपल भी कर सकते हैं, तो बहुत सारा रोल है उसमें। चूर्ण से भी मतलब रुक्ष से कर सकते हैं, स्निग्ध से, और रुक्ष स्निग्ध से, इस तरह से मसाज भी हो सकता है। तो मसाज जो है केवल हैप्पीनेस के लिए नहीं है, बहुत सारे प्रिवेंटिव पर्पज से भी काम करता है, क्यूरेटिव पर्पज से भी काम करता है, और होलिस्टिक हेल्थ कहीं ना कहीं देता है। तो मैं इसके थोड़े बेनिफिट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा इसमें जो है हमारे इंडियन पीपल, खास करके अब चूँकि लोगों को बात करेंगे तो स्पा को सभी जानते हैं, लेकिन अभ्यंग जो आयुर्वेदा अभ्यंग होता है उसको इतना नहीं जानते हैं, है ना। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं, धीरे धीरे थोड़ा लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अभ्यंग जो है तो इसमें ये बताया है कि नित्यम आचर्य, है ना, इसके बोला है कि अभ्यंग जो है नित्य करना चाहिए, है ना। स्पा क्या है कि लोग कभी जब थक जाते हैं तब जाके वहाँ करवा लेते हैं ना, या हैप्पीनेस के लिए। तो अभ्यंग जो है मसाज जो है होल बॉडी मसाज नित्य प्रयोग करना चाहिए। नित्यम आचर्य सा जरा श्रम बाता, है ना, बोला है कि बात जो होता है, बातिक जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, 80 टाइप से जो डिसऑर्डर्स होते हैं बातिक, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। और श्रम हरा बोला है कि जो हमारी थकान होती है, कई बार हम ट्रेवलिंग करते हैं, है ना, बहुत एक्सर्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा यूजफुल है इसके लिए। और दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयोग भी बोला है ना, आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और प्रसाद लाता है और बॉडी में पुष्टि लाता है, मतलब स्ट्रेंथ लाता है बॉडी में। स्वप्न जी जी जी, स्वप्न भी बहुत अच्छा आता है, और जो स्किन की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छा आता है। कुल मिला के सर जब हम देखें तो निदान सेवन के कारण जो है दोषों की वृद्धि क्षय होते हैं, जिनके कारण जो हमारे शरीर में एक्यूमुलेशन होता है, और ये पेंटा बायोप्यूरिफिकेशन थेरेपी के द्वारा हमारे शरीर से जो है दोष बाहर होते हैं। इस तरीके से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। तो सर कोविड-19 जैसे हम देख रहे हैं कि इतना स्प्रेड आउट हो गया है, अब ये तो हमने प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, क्या पंचकर्मा पोस्ट कोविड में भी रोल प्ले कर सकता है सर? बहुत अच्छा है मैडम। तो पंचकर्मा में जो है पोस्ट कोविड-19 में खास करके कुछ जो हमने मेन प्रोसीजर बताया था उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, खास करके स्नेहा स्वेदन जो है तो उसका बहुत अच्छा रोल है। तो इसमें माइल्ड जो मसाज है, माइल्ड अभ्यंग बहुत अच्छा यूजफुल है ना। बॉडी में क्या है कि फटीगबिलिटी ज़्यादा रहता है पेशेंट को पोस्ट कोविड में, तो उसके लिए अगर हम क्षीर वाला ऑयल या फिर धनवंतरम तेल से, बला तेल से अगर डेली बॉडी मसाज करते हैं, माइल्ड मसाज करते हैं, तो बहुत अच्छा पेशेंट में जो है रिकवरी होता है और बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाता है। साथ में थोड़ा स्टीम भी, माइल्ड स्टीम ले सकते हैं, और नस से जो है तो रेगुलर करते रहना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ जैसे कवल है, गंडूस है, अगर थोड़ा बहुत सिम्टम्स कुछ बचे हुए हैं, कभी अगर किसी को खांसी आ रहा है या गले में कोई फिर भी अगर नेगेटिव आने के बाद भी तकलीफ हो रहा है, तो जो है तो वो कवल और गंडूस भी साथ में कर सकते हैं। जी जी जी। अब सर बेसिकली थर्ड वेव आने वाली है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिवेंशन के लिए हमें बताएंगे किस तरीके से जो है हम
बच सकते हैं इससे? यस मैडम, तो जैसे हमने अभी बताया था कि वमन कर्मा जो है तो अभी परफॉर्म करना चाहिए मुझे लगता है। और इसके लिए बहुत सारी स्टडी भी चल रहे हैं, रिसर्च भी हो रहे हैं कि हम जो पंचकर्मा थेरेपी है उससे जो है कोविड की प्रिवेंशन के लिए, क्यूर के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं। तो रिसर्च स्टडी भी चल रहे हैं। तो इसमें वमन अभी अगर प्लान करते हैं, खास करके जो पेशेंट थोड़ा स्ट्रेंथ वाले हैं, है ना, एडल्ट हैं, उनको प्रयोग कर सकते हैं। तो वमन अगर कराते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रिवेंशन हो जाएगा और साथ में हमारी इम्यूनिटी पावर की बूस्टिंग हो जाएगी। और जैसा कि आपको हमने बताया था विरेचन कर्मा के बारे में भी, तो विरेचन कर्मा भी प्रिवेंटिव पर्पज से बहुत अच्छा यूजफुल होगा। माइल्ड विरेचन का जो है तो इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, या सद्धो विरेचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा इससे जो है तो पूरा बॉडी का जो है एक तरह से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा और इम्यूनिटी पावर की बूस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं कोविड-19 से रिलेटेड बात करते हैं तो इम्यूनिटी की बात करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको कहीं ना कहीं नहीं होता है ना। तो उसमें रोल यही होता है कि कोई भी आक्रमण जब करता है, चाहे देश के ऊपर हो चाहे हमारे बॉडी के ऊपर हो, कब आक्रमण करता है? जो कमजोर लोग होते हैं, है ना। तो हाँ, तो इसमें कमजोरी जो है तो दो तरह का हो सकता है ना। एक तो इम्यूनिटी पावर हमारा वीक हो सकता है, या फिर हमारे जो बॉडी के सिस्टम है, चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें किसी को ब्लॉकेज है, हार्ट डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, या फिर किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिसऑर्डर है, एक वो वीकनेस हो सकता है। तो इस तरह से हम एक सिस्टेमिक वीकनेस को भी दूर करके और होलिस्टिक हमारा जो इम्यूनिटी पावर है उसको जो है तो हम पंचकर्मा के द्वारा बूस्ट करके कोविड-19 पेंडेमिक से हम बच सकते हैं। सर मैं बात करती हूँ इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो पेंटाबायोथेरेपी में क्या इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहेंगे? यस मैडम, इसमें मेन चीज वही है कि जब प्रोसीजर जब स्टार्ट कर देते हैं, परफॉर्म करते हैं, उस समय जो है तो जैसे हमने बताया था आपको कि डाइट जो है देखिए स्पेसिफिक डाइट होता है, लाइफ स्टाइल जो होता है उसका भी एक शेड्यूल होता है। किसी तरह की ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, कोई किसी तरह का ओवर एक्सर्शन नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए एक सेपरेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो उस इन्वायरमेंट को फॉलो करना होता है। तो वो एक स्पेसिफिक होता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि इसको घर में नेचुरली जो है तो परफॉर्म नहीं कर सकते, इसमें फिजिशियन का रोल आवश्यक होता है, इसमें फिजिशियन का जो एडवाइस जरूरी होता है। तो एक इन्वायरमेंट उसमें आवश्यक होता है। सर यदि मैं एंड नोट की बात करूं कोविड-19 के एंड नोट पे, तो आप क्या एंड नोट देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है लोगों को चीज़ें फॉलो करनी चाहिए या किस तरीके से वो है बच सकते हैं? तो एक अंतिम। जी मैडम, मैं सबसे पहले विजय श्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सभी को मैं एक तरह से अपना जो थिंक है उसको मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर पंचकर्मा को कोविड-19 पेंडेमिक में हम एक प्रिवेंटिव और के पर्पज से अगर यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि जितना बर्डन अभी वैक्सीनेशन और बाकी चीज़ों को लेकर आ रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी केवल हम जो है तो पर्टिकुलर एक डिसऑर्डर के लिए कहीं कहीं प्रिवेंट कर रहे हैं, और पंचकर्मा को कम कॉस्टली में है ना और इफेक्टिव ज़्यादा, जैसे हमने बताया कि संशोधन के द्वारा पहले तो हम बॉडी के कोई डिसीज होंगे नहीं, प्रिवेंशन कर रहे हैं, और कोविड का तो हो ही रहा है, साथ में हम इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर रहे हैं, और साथ में जो बॉडी की हमारी स्ट्रेंथ है, अदर सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है, सभी सिस्टम को भी बिल्ड करके, उसकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करके हम एक तरह से बहुत अच्छा एक तैयार कर देते हैं बॉडी को, और उसमें इम्यूनिटी को बूस्ट कर देते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पंचकर्मा को सभी पीपल जो है तो अपने फिजिशियन से यूज़ करें, और जो हमारा गवर्नमेंट बॉडी है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की इसमें जो है इसको अलाउ करें करने के लिए, और स्ट्रिक्ट कर दे। जिस तरीके से वैक्सीनेशन करवाना जो है स्ट्रिक्ट किया है, उसी समान जो है पंचकर्मा के लिए यदि स्ट्रिक्टनेस कर दी तो हमारे शरीर में जो भी दोष रहेंगे वह बाहर निकल जाएंगे और कोई भी चीज़ अटैक नहीं कर पाएगी हमारी, डेफिनेटली, है ना सर। और जो भी चीज़ें मैं आपको बताया ये सारे एविडेंस बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक एविडेंस, ऐसा नहीं है कोई भी उसमें देख सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, है ना, इसका क्या एविडेंस है। तो इसको बहुत अच्छा जो है तो परफॉर्म करके और एक इकोनॉमी को और अपने देश की जो हमारी जनता है उसको बहुत अच्छा जो है हम उसको एक अपना सेवा दे सकते हैं और उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर। आपका जो लेक्चर है वो है आम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो फिजिशियंस हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। इट्स रियली वेरी नॉलेजेबल लेक्चर एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम द बिहाफ ऑफ विजयश्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कि लोगों ने हमें सुना और इसके कोविड-19 के बारे में जाना। और मैं एक सूचना ज़रूर देना चाहूँगी कि कोविड-19 से बचने के लिए जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे कॉलेज ने निःशुल्क वैक्सीनेशन का जो है पुष्य नक्षत्र पे प्लान किया है। और कल जो है हमारे कॉलेज में सुबह 10 से 5 शाम तक वैक्सीनेशन के लिए मतलब जो स्वर्ण प्राशन कहा गया है बच्चों के लिए वह प्लान किया गया है। उसमें हमारे चिकित्सक भी रहेंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ सभी से कि जिनके यहाँ पे भी 16 साल से कम के बच्चे हैं तो उन्हें जो है स्वर्ण प्राशन के लिए विजयश्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में कल सुबह 10 से 5 के बीच में जो है लेकर आए और जो है उन्हें इसका लाभ प्रदान करें। थैंक यू। थैंक यू।